हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है हमारा लेसन आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और लेसन का नाम है, देखिए लेसन का नाम क्या है, व्हेन पीपल रिबल 1857 एंड आफ्टर, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। और आज इस लेसन की जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो है पार्ट नंबर 2। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा लेसन का कि इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से नवाबों की सत्ता छिनती चली गई, जब अंग्रेज़ों ने नियम बनाए, नए नए कानून बनाए तो उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता जा रहा था। ठीक है, यानी कि अब विद्रोह बनता जा रहा था, लोगों में एक बहुत बड़ी एक वो उठती जा रही थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन तो स्टार्ट हो चुका था मगर लोगों में विद्रोह शुरू हो चुका था। तो मनी मन में लोग बहुत दुखी थे, लोगों में आपस में खानाफूसी हो रही थी। तो अलग अलग तरीके की, इससे प्रीवियस जैसे लेसन था हमने उसमें पढ़ा कि आदिवासी लोगों के लिए बहुत सारे कानून बना दिए गए थे जंगलों को लेकर के। तो कुल मिलाकर के लोग बहुत परेशान थे। और जो शहरी क्षेत्र में रहते थे तो जो राजा महाराजा थे, नवाब थे, उनके अधिकारों को छीन लिया गया था। उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं था। ठीक है, वो एक छोटे से दायरे में सिमट के रह गए थे, वो सिर्फ एक महल में ही रह सकते थे। इवन जो मुगल नवाब थे उनका तो बिल्कुल साम्राज्य ही खत्म कर दिया गया। उनको जो है कहा गया कि अब वो लाल किले में भी नहीं रह सकते, जो उनका पुश्तैनी घर था। ठीक है, और आगे अब कोई भी नवाब नहीं बनेगा, सिर्फ मुगल बच्चों को मुगल प्रिंसेस कहा जाएगा, यानी कि राजकुमार का दर्जा दिया जाएगा। अब मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, तो आप देख रहे हो कि लेसन का ये प्रीवियस पार्ट था, हमने इसमें पढ़ा। और अब हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज, यानी कि किसान या काश्तकार और सिपाही। ठीक है, सिपॉयज जो है वो इंग्लिश टाइम में बोला जाता था, उनको सिपॉयज कहते थे, यानी कि अंग्रेजों के लिए जो सिपाही काम करते थे, भारतीय सिपाही, उनको सिपॉयज कहा जाता था। तो आइए पढ़ते हैं, देखिए, इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार्स रिजेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि हमारे देश के जो जमींदार थे, जो ज़मीनों के मालिक थे और जो किसान थे, वो जो टैक्स बहुत बड़ी मात्रा में लगाया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, उससे परेशान थे और उनके टैक्स कलेक्शन करने के तरीक़ों से परेशान थे। जो उन्होंने उसके लिए सख्त कानून बना दिए थे उससे लोगों में बहुत ज़्यादा दुख थे, लोग बहुत परेशान थे। ठीक है, मैनी फेल्ड टू पे बैक देयर लोन्स to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations। बहुत सारे किसान, बहुत सारे जमींदार लोग जो टैक्सेस नहीं भर पा रहे थे और अपने जो जिनसे उन्होंने पैसा लिया हुआ था, मनी लेंडर्स जो पैसा उधार देता है, ठीक है, मनी लेंडर पैसा उधार देने वाले, उनका पैसा वापस नहीं हो पा रहा था। तो हो ये रहा था कि वो लोग बहुत दुखी थे, जो ये थे आपका मतलब लोकल्स लोग जो थे, जो हमारे किसान और जमींदार लोग, तो वो उनकी जब वो पैसा नहीं लौटा पा रहे थे तो उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी, ठीक है, जो उनके पूर्वजों से उनके पास थी, वो भी उनकी छिनती जा रही थी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, द इंडियन सिपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। जो भारत के लोग थे जो अंग्रेजी कंपनी के अंदर नौकरी करते थे एज आ सेना में सिपाही की तरह, वो लोग भी दुखी थे। क्यों दुखी थे? दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। वो अपनी तनख्वाह को लेकर के परेशान थे, उनको तनख्वाह वगैरह सही से नहीं मिल पा रही थी, कम मिलती थी। अलाउंसेस, उनके भत्ते उन्हें सही से नहीं दिए जाते थे। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, और नौकरी करने की जो उनकी जो परिस्थितियाँ थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो भी सही नहीं थी। ठीक है, वो उन चीज़ों को लेकर के दुखी थे, परेशान थे। Some of the new rules moreover violated their religious sensibility and beliefs। यहाँ तक कि जो नए कानून बनते जा रहे थे, वो नए कानून उनकी आस्था और उनके विश्वास को भी ठेस पहुँचा रहे थे। यानी जब भारतीय सिपाही
क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो वो अपने साथ सेना थोड़ी लेके आए, ठीक है, थोड़े से सैनिक थे उनके पास। तो उसके बाद उन्होंने भारतीय लोगों को ही सेना में रखा, उनसे ही नौकरी करवानी शुरू कर दी। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। तो जो वो नए नए कानून बनाते जा रहे थे ब्रिटिशर्स, उन कानूनों को लेकर के वो कानून उनकी आस्था पर भी असर डाल रहे थे। उनको पैसे तो कम दे ही रहे थे, पैसे कम मिल रहे थे, उनको भत्ता नहीं मिल रहा था या उनको कम मिल रहा था, और उनकी सर्विसेज के नियम भी बड़े कड़े थे, ठीक है। और जो है क्या बोलते हैं, जैसे और जो इवन उनके अब तो उनके नए कानून जो थे वो उनकी आस्था पर भी ठेस पहुंचाने लगे थे। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं कि जब मंगल पांडे ने बगावत करी तो एक नियम आया था कि अब जो उनको एक नई बंदूकें दे दी गई थी सिपाहियों को। तो जब नई बंदूक जब उनको चलानी थी तो नई बंदूक को चलाने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम था उसके अंदर कि उसको बुलेट्स को मुंह से छीलना पड़ता था, और वो बुलेट जो थी वो लेदर की बनी हुई थी, उसके ऊपर जो कवरिंग थी। तो उनको ये लगा कि इसमें तो गाय का चमड़ा लगा हुआ है, और ये जो चमड़ा है ये हमारी आस्था के खिलाफ है, हिंदुओं के लिए गलत है, इसको हम मुंह पे नहीं दे सकते, ये हमारे पैरों में पहनने की चीज़ होती है, इसको हम मुंह में नहीं देंगे, ठीक है। तो इसलिए भी उन्होंने बगावत की थी। खैर वो तो मंगल पांडे की जो स्टोरी है वो तो आगे आएगी, अभी नहीं है। बाकी यहाँ जो लिखा हुआ था कि उनकी रिलीजियस एंड सेंसिटिविटी एंड बिलीफ्स पर भी असर हो रहा था, तो वो मैंने आपको बताया कि कैसे उस पर असर आया था। डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस्ड द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजन एंड कास्ट? क्या आपको पता है कि पुराने समय में लोगों को ऐसा विश्वास था, क्योंकि देखिए इतने संसाधन तो मौजूद नहीं थे, तो समुद्र पार जाने का लोगों को पता ही नहीं था, समुद्र के पार भी जाया जाता है। तो लोगों के मन में ये आ गया था, डर बैठ गया था कि यदि समुद्र के पार हम लोग गए तो हमारे धर्म बदल दिए जाएंगे, ठीक है, या फिर समुद्र पार से हम कभी लौट के दोबारा नहीं आ पाएंगे, ऐसा उनको डर बैठ चुका था, ठीक है, ऐसा उनके मन में था। तो आगे क्या हुआ? सो व्हेन इन 1824 द सिपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. हुआ ये कि 1824 में अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम करती थी, यानी भारतीय लोग जो अंग्रेजी सिपाही थे बने हुए उस समय, ठीक है, अंग्रेजी सेना के अंदर, उन सिपाहियों को ऑर्डर दिया गया कि तुम्हें बर्मा में जाके लड़ना है। बर्मा जो कि आज के समय में जिस देश का नाम है क्या, म्यांमार, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम क्या था? बर्मा। उसकी कैपिटल क्या थी? रंगून। तो उसमें उनको वहाँ भेजा जा रहा था लड़ने के लिए। तो उनको किस रूट से भेजा जा रहा था? पानी वाले रूट से, समुद्र से। अब उनको तो क्या लगता था कि भैया हम लौट के आएंगे नहीं और हमारा धर्म बदल जाएगा, तो इसलिए वो लोग जाना ही नहीं चाहते थे। तो उन लोगों ने बगावत कर दी, उन लोगों ने मना कर दिया कि हम जाएंगे नहीं। हालांकि वो कह रहे थे कि हम जो हैं हम सड़क के रूट से चले जाएंगे, सड़क वाले रास्ते से चले जाएंगे, बट अंग्रेज़ों ने उनकी ये बात नहीं मानी। अच्छा, तो हुआ क्या? They were severely punished, and since the issue did not die down in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. Overseas का मतलब होता है विदेश जाना। कह रहा है कि जब विद्रोह मतलब लोगों ने मना कर दिया जाने से, तो अंग्रेजी कंपनी ने अब एक नियम ही बना दिया। कब बना दिया? 1856 तक आते आते एक नियम ही बना दिया, और नियम ये बना दिया कि अगर आपको अंग्रेजी कंपनी में नौकरी करनी है, ठीक है, यदि आपको अंग्रेजी कंपनी में नौकरी करनी है तो आप लोगों को विदेश जाने वाले नियम को भी मानना पड़ेगा। इनकेस यदि आपको विदेश भेजा जाता है तो आपको विदेश भी जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ नौकरी करनी है तो ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि उन्होंने ये शर्तें भी रख दी थी अब नौकरी वालों के लिए, यानी कि अगर आपको नौकरी चाहिए
तो विदेश जाने वाले एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। यदि हम आपको विदेश भेजते हैं तो आपको विदेश जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये नियम तो अभी भी है, ठीक है। यदि हमारे देश को ज़रूरत पड़ती है, विदेश जाना पड़ता है या कहीं बाहर जाके लड़ाई करनी पड़ती है तो जाना पड़ेगा। मगर पहले टाइम में डर था लोगों के मन में, क्योंकि संसाधन नहीं थे। लोग अपने अपने भाई बंधुओं से उनसे बात नहीं कर सकते थे, फ़ोन पे बात नहीं हो सकती थी, लौट के आने की कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, एक तो युद्ध में जीवन का खतरा तो है ही, बट इस चीज़ की गारंटी भी नहीं है कि हम उन देशों से लौट के दोबारा आएंगे तो आएंगे कैसे, क्योंकि संसाधन नहीं है। आज तो क्या है कि हवाई जहाज़ हैं, पानी के जहाज़ हैं, ठीक है, रेलवेज़ है, बहुत सारे संसाधन मौजूद हैं, लौट के आ सकते हैं। बट उस टाइम में कैसे लौट के आते, तो उनका डरना वाजिब था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए बोलता है कि सिपॉयज ऑल्सो रिएक्टेड to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages, so the anger of the peasants quickly spread among the sepoys. अब बोल रहा है कि जो सिपॉयज थे, ठीक है, अलग अलग जगहों पर वो भी रिएक्ट कर रहे थे इन बातों को लेकर के, ठीक है। और कुछ जो सिपॉय थे, इवन वो तो किसान परिवार से बिलोंग करते थे, वो खुद किसान थे। तो जब वो किसान परिवार से बिलोंग करते थे और वो खुद किसान थे, तो किसानों की समस्याओं को लेकर के अब आर्मी में भी बातचीत चलने लगी। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी के परिवार में कोई दुखी है और वो अपने स्टाफ मेंबर को जाके अपनी वो बात बताता है, तो ये सारी बात स्टाफ मेंबर्स में फैल जाती है, ऐसा होता है ना। अच्छा, तो फिर वो सारे के सारे आपस में खानाफूसी करने लगते हैं। यदि कोई ऐसी समस्या पैदा होती है तो सारे के सारे मिलके बगावत कर सकते हैं। अरे बात समझ में। तो हुआ ये कि किसान तो दुखी थे ही, अब कुछ किसान जो थे वो आर्मी में भी थे, यानी कि या तो उनके फैमिली मेंबर किसान थे या वो खुद भी किसान थे। तो अब उनकी जो समस्याएं थी किसानों की, वो आर्मी तक भी पहुंच गई, यानी कि सिपाहियों तक भी वो बात पहुंचने लगी, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर एक पिक्चर देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। यहाँ पे अंग्रेजी सिपाही दिखाए हुए हैं, ठीक है। बाद में तो वैसे अंग्रेजों को, बाद में अंग्रेजी सिपाही थे उनको ड्रेसेस दे दी गई थी अलग से। ये तो पुराने टाइम के सिपाही दिख रहे हैं जिनके पास प्रॉपर अंग्रेजी ड्रेसअप नहीं था। बाद में तो अंग्रेजी ड्रेसअप दिया गया, पूरी प्रॉपर ड्रेस दी गई कि इसी तरीके की ड्रेस पहननी है आपने, ठीक है। तो इसमें दिखा रखा है कि सिपॉयज एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के अंदर दो सिपाही खड़े हुए हैं और वो आपस में रूमर्स, अफवाहों पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अफवाहें चल रही हैं। क्योंकि पहले टाइम में कोई अखबार नहीं था, कुछ नहीं था, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। अब देखिए द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड, यानी कि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भारतीय समाज को सुधारने की आवश्यकता है। लॉज वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। हालांकि कुछ भारतीय समाज में कुछ गलतियां भी थी, जो देखा जाए तो ये अच्छी बात भी लगी मेरे को, और अच्छी बात है कि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि सती प्रथा को रोका जाए। सती प्रथा का मतलब क्या होता था, यदि किसी महिला का पति, हस्बैंड, छोटी उम्र में, ठीक है, छोटी उम्र में क्या मतलब, पति पहले ही मर जाता है पत्नी से पहले, तो जो पत्नी होती थी उसको भी पति की चिता पर जलना होता था, ठीक है। हालांकि ये प्रथा कहाँ से चल रही थी, ये राजस्थान के उन जगहों पर चली जब मुग़ल साम्राज्य के लोगों ने, मुग़ल्स ने क्या किया कि हिंदू औरतों पर अत्याचार करे। उन जो राजा महाराजा होते थे, जब राजा हार जाता था तो मुगल्स जो थे, या मुगल्स या जो मुस्लिम जो बाहर से आए थे, जो फॉरेनर्स थे, वो क्या करते थे, उनकी लेडीज़ को टॉर्चर करते थे, ठीक है, या उनको उठा के ले जाते थे। तो वो जो लेडीज़ थी, जो उनकी महिलाएं होती थीं, वो उनके साथ जाने की बजाय
अपने आप को मर जाना पसंद करती थी, उसको बोला गया सती, सती होना। अगर आपने एक बहुत ही फेमस पिक्चर आई थी पद्मावत देखी हो, जो कि चित्तौड़गढ़ के राजा के ऊपर बैकग्राउंड पर बेस्ड स्टोरी है, राजा रतन सिंह। तो वहाँ पर जो पद्मावती जो रानी थी वहाँ की, जब राजा रतन सिंह युद्ध में हार गए, ठीक है, अच्छा, तो क्या हुआ था कि जो आपका उनकी जो पत्नी थी पद्मावत, उन्होंने कई सारे दासियों के साथ मिलके जोहर कर लिया था। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर एक बहुत बड़ा महल है, लगभग 7, 8, 10 किलोमीटर में फैला हुआ महल होगा, इतना बड़ा महल है। यानी कि अंदर अगर आपको घूमना है, महल में जाना है, तो आपको गाड़ी से ही आप जा पाएंगे, पैदल तो घूम ही नहीं पाएंगे, और गाड़ी से भी आप एक दिन में नहीं घूम पाएंगे पूरा महल, ठीक है। अगर आप कार से भी अंदर विजिट करते हैं तो कारें जाती हैं, मैं अभी गया हुआ हूँ वहाँ महल में, बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है, ज़रूर देखना चाहिए। तो वहाँ पर रानी पद्मावत का महल है, जो कि पानी के बीचों बीच बना हुआ है, बहुत ही सुंदर चीज़ है, देखने लायक जगह है। और वहाँ पे राजा रतन सिंह का भी महल है, ठीक है, अच्छा। तो वहाँ पर जो पूरा महल बना हुआ है वो हाइट पर बना हुआ है, और पीछे की तरफ जहाँ पर खिलजी ने आकर के जो फॉरनर वो था जिसने लड़ाई लड़ी थी, तो उन्होंने आकर के वहाँ पे अपना डेरा डाला था। तो कई दिनों तक जब वो वहाँ पड़े रहे, ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने अपने महल की दीवारें, उनकी बहुत ऊंची हाइट पर थी, महल काफ़ी हाइट पर है, नीचे लैंड से उठा करके काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है महल जो है ना। पहले ऐसे ही होता था, राजा महाराजा के जो महल होते थे वो ऊंचे हाइट पे बनाते थे। जैसे ये समतल ज़मीन है, तो यहाँ पर मिट्टी का काफ़ी बड़ा उभार है, ठीक है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ उभार है। यहाँ पे शहर है पूरा बसा हुआ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर महल बना हुआ है, ये महल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी सेना जो थी वो यहाँ पर खड़ी रही, ठीक है, अच्छा। और यहाँ पर अब वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, क्योंकि यहाँ से वो लोग तीर फेंकते थे या पत्थर बरसाते थे, और वो लोग ऊपर चढ़ नहीं पाते थे। तो फिर ये हुआ था कि पहले तो दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, ठीक है, अच्छा। तो वो चला गया वापस लौट करके। उसके बाद फिर हुआ ये कि फिर वो अपने पास से तोपें लेके आया। तो जब तोपें लाया तो तोपों से उसने यहाँ से तोप से मारना शुरू करा, जिससे किले की दीवारें टूटने लगी। तो फिर मजबूरन उनको बाहर निकलना पड़ा और उनको फिर फाइट करनी पड़ी, जिसमें राजा रतन सिंह की डेथ हो गई थी, ठीक है, अच्छा। और जो उनकी जब वो अंदर एंटर करे उन लोगों ने, तो हुआ ये कि जो रानी थी पद्मावती, उन्होंने मिलके अपनी सारी दासियों के साथ, अपनी जो उनकी और जो लोग रहती थी फीमेल्स, उन सब ने एक बहुत बड़ा, वहाँ पर आज भी वो जगह है मौजूद, वहाँ पर आग लगा करके उन आगों में वो कूद गए थे, ठीक है। इसको बोलते थे सती होना। अब ये स्टोरी सन 1100 और 1200 के बीच के, सन 1100-1200, और अंग्रेज कब आए? सन 1800 में, यानी कि 600-700 साल बाद तक भी सती प्रथा राजस्थान के कुछ इलाकों में चलती रही। तो हुआ ये कि अंग्रेज भी चाहते थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छी बात भी थी, क्योंकि अगर किसी का हस्बैंड मर जाता है तो वो उस समय तो परिस्थितियाँ कुछ और थी कि ठीक है, चलो ठीक है, वो लोग आपके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, इस वजह से अपने आप को सुसाइड कर रहे थे, ठीक है, बट अब क्यों करना उनको? तो अब क्या करने लगे थे गाँव के अंदर, तो जबरदस्ती उसको बांध के जलाने लग गए थे। ये गलत बात हो गई थी कि जबरदस्ती बांध के, अगर वो नहीं, कुछ उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं चाहती मरना, तो उसको क्यों मारना? तो ये गलत बात थी। तो ये कुछ हमारे उसके अंदर सिस्टम के अंदर गलतियां भी थी जो अंग्रेजों ने सुधारने की कोशिश करी, ठीक है, अच्छा। जैसे सतियों को नहीं मारना है, उनको जीते जीत नहीं मरना है, अच्छा। जो लड़कियों के हस्बैंड मान लीजिए छोटी उम्र में मर जाते हैं, तो उसकी दोबारा शादी नहीं करेंगे। सॉरी, एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, उसकी शादी दोबारा नहीं करेंगे, उसको बोलते थे बाल विवाह। तो बाल विवाह से रोका जाता था, उनको दोबारा शादी नहीं करने दिया जाता था, उन विधवा औरतों को बड़ा मनहूस माना जाता था, वो कहीं आ जा नहीं सकती थी। तो ये गलतियां थी, उसको बाल विवाह विधवा विवाह दोबारा पुनर्विधवा विवाह, ठीक है, विधवा औरतों का दोबारा विवाह नहीं हो सकता था। इवन एक और बुराई थी बाल विवाह की, छोटी उम्र में लड़कियों की विवाह कर देते थे, ये भी गलतियां थी। तो ये कुछ गलतियां थी जो अंग्रेजों ने सुधारने की कोशिश करी, तो इसमें वो सुधार करना चाहते थे। हालांकि आगे देखते हैं, आफ्टर 1830 इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, यानी कि अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियंस missionaries to function freely in its domain and even on लैंड एंड प्रॉपर्टी, यानी कि अंग्रेजी जो मिशनरीज थे, जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करते थे, उनको अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के अंदर ज़मीनें तक कैप्चर करने की परमिशन दे दी थी। वो ज़मीनें तक एक्वायर्ड कर सकते थे, ज़मीन ले सकते थे, ठीक है, और वहाँ पर अपना शिक्षा का प्रचार कर सकते थे। इन 1850 अ न्यू लॉज वॉज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, यानी कि 1850 में जो अंग्रेजी धर्म अपनाना चाहता है, यानी क्रिश्चियन धर्म अपनाना चाहता है, उसके लिए नियमों को आसान बना दिया गया। आप आसानी से क्रिश्चियन बन सकते थे। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। नियम यह बना दिया गया था कि यदि कोई क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो उसको जो उसके पूर्वजों की ज़मीन है, उस पूर्वजों की ज़मीन पर अब उसका ही कब्जा रहेगा। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, क्या था अंग्रेजों ने क्या बना रखा था कि यदि आपका कोई वंशज नहीं है, ठीक है, आपके ज़मीन पर कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आपके कोई औलाद नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में चली जाएगी। यदि आपने, ठीक है, क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, ठीक है ना, तो आपको अपने पूर्वजों की ज़मीन एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यानी कि वो ज़मीन पर आपका ही कब्जा रहेगा, ठीक है, ये मतलब है। अच्छा, मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, यानी कि भारतीयों की जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों की ज़िंदगी को, उनकी धर्म को और उनके जो पारंपरिक जो उनके जीवन जीने के तरीके थे, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया था, ठीक है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, यानी कि भारतीय जो थे, ठीक है, वो जो है हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। हालांकि कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो कि भारत के अंदर होने वाली जो कुरीतियाँ थी, जो समाज के अंदर होने वाले जो कुछ प्रैक्टिसेस थे, उनको बदलना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स इन चैप्टर 7। भारत के समाज के अंदर होने वाले बदलाव जैसे आए हैं, रिफॉर्मर्स, जैसे कि आपका दयानंद सरस्वती जी हुए, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। आपका विवेकानंद जी हुए, राजा राम मोहन राय हुए, ये सब रिफॉर्मर्स थे, और उन्होंने क्या क्या बदलाव लेकर के आया समाज के अंदर, ये सब चैप्टर नंबर 7 में बताया हुआ है आगे चल करके, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, बट आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अंग्रेज़ों ने वो कौन सा नियम पास किया, जिस नियम से, यानी कि अंग्रेज़ों ने वो कौन सी बात लेकर के आई थी, ठीक है, जिस नियम को लेकर के भारतीय सिपाही दुखी थे, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा कौन सी नियम वो लेकर के आए जिस नियम को लेकर के भारतीय सिपाही दुखी थे, ठीक है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो फॉरेन कंट्री में जाने वाली बात को लेकर के था, ठीक है। आपने जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।